आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक बार बताइए। सभी छात्र आ गए? चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है रचना एवं रचनाकार। देखो, इससे पहले हम लोगों ने थोड़ा काल के बारे में पढ़ा, हिंदी साहित्य के काल के बारे में। आप लोगों ने घर पे पढ़ा होगा तो उसको अच्छे से डीप, जो सारी चीज़ें थी। आज बात करते हैं रचना एवं रचनाकार की। देखो, ऐसे तो अगर ये देखा जाए, ये सारी चीज़ें आप ही को पढ़नी है। इसमें मैं कुछ भी चीज़ नहीं समझा सकती। जैसे देखिए, अगर हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो यहाँ जो लिखा है मैं वही पढ़ूंगी। ठीक है, अब इस चीज़ को आप लोग स्वयं भी पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इसलिए इसको थोड़ा पढ़ना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी यहाँ पर कविताएं या ऐसी पुस्तकें हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी आती हैं, बार बार आती हैं। तो मैं ऐसी कुछ पुस्तकों के नाम या कुछ रचनाओं के नाम पर आपको निशान लगवा दूंगी या देखूंगी कि चलो पढ़ते हुए, कि जिनको आपको 100% याद करके रखना ही है, मतलब छोड़ना नहीं है। तो देखो, जैसे हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आधुनिक काल की बात करेंगे। आधुनिक काल में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म काशी नगर में हुआ था। सेठ अमीचंद के वंश में इनका जन्म कब हुआ? 9 सितंबर 1950 को। और इनके जन्म से ही इनके युग को माना गया है। ठीक है, इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद था। ठीक है, और वो भी एक क्या थे? कवि थे। इनकी अवस्था जब 5 वर्ष की थी, इनकी माता जी नहीं रही। ठीक है, उनका देहांत हो गया। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। अब देखो, माँ नहीं रही ये वाली चीज़ नहीं पूछेंगे, लेकिन इनका जन्म कब हुआ, जन्म का स्थान पूछ सकते हैं, इनके पिता का नाम पूछ सकते हैं, ये आ जाता है कई बार। इसके बाद इनके बारे में की मृत्यु कब हुई, ये चीज़ पूछी जा सकती है। इसके अलावा आपको पता है इनकी रचनाएं। अब इनकी रचनाएं क्या क्या रही हैं? देखो, इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं लिखी थी जो इनकी फेमस है। जैसे हम बात करें, अगर इनकी कविताओं की बात करें तो कविताओं में प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम, पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगति, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा। और आप यहाँ देख सकते हैं इनकी कविताओं में प्रेम वाला शब्द बहुत ज़्यादा रहा है हरिश्चंद्र जी के में, यानी भारतेंदु जी के में। तो ये इनकी कविताएं हैं, ऑलमोस्ट सारी ही जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। उपन्यास की बात करें तो उपन्यास इनका पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा है। इनकी कहानी की बात करें तो अद्भुत अपूर्व सपना। नाटक इनका जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बार बार आता है, भारत दुर्दशा। ठीक है, मुद्रा राक्षस भी इनका नाटक ऐसा है जो कई बार पूछा जाता है। जैसे बात करें हम अंधेर नगरी, ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा। अंधेर नगरी ये आया हुआ है। ठीक है, एकांकी ही है ये। ठीक इस तरह से इनके नाटक और ये एकांकी। निबंध, इन्होंने 5वें पैगंबर निबंध लिखा है। और इनकी यात्रा वृत्तांत की बात करें तो सरयू के पार की यात्रा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी और सब याद कर लेना। ठीक है, एक बार सबको पढ़ना है, पर जो मैंने निशान लगाया है या जिनको पॉइंट किया है उनको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जैसे बात करें हम मैथिली शरण गुप्त की, तो इसी तरह से हम यहाँ पे बात करेंगे। काफ़ी सारे हमारे यहाँ पर जो लेखक हैं, कवि हैं, उन सब की जीवनी यहाँ पे दी है। तो आप लोगों को उन सब के बारे में पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा मैं बताती चलती हूँ जल्दी जल्दी से। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की मैं यहाँ पे रचनाओं के बारे में बात करती हूँ। ठीक है, इनकी जन्म जो जीवनी है उनको आप पढ़िएगा, और ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, मेरा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ मुझे पढ़ना पड़ेगा, मेरा मुख इधर ही रहेगा, आप लोगों की तरफ नहीं रहेगा। तो ये ध्यान रखिए, मान के चलिए इस चीज़ को कि आपको पढ़ना है। मैं थोड़ा मोटा मोटा इसमें आपको परिचय दे देती हूँ इनका। ठीक है, तो ऐसे मुझे पढ़ाने में मज़ा भी नहीं आता कि क्या आपको ये बताऊँ, और ये सारा फैक्ट है। अब देखो, जैसे एक चीज़ आपको बताती हूँ, मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में जो साकेत, यशोधरा, पंचवटी, झनकार,
ये बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। जयदत्त वध ये भी आता है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो याद कर लेना इनको मैथिली शरण गुप्त के लिए। अब बात करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में आपको पता ही है, इनके नाम पर एक युग का नाम रहा है। और इनकी अगर हम रचनाओं की बात करें तो कविताओं में काव्य मंजूषा, सुमन, कन्या कुब्ज, अल्बा, अबला विलाप, ये इनकी कुछ कविताएं हैं। हालांकि इनकी कविताओं में उतना ज़्यादा फेमस नहीं है ये इनकी कविताएं कि इनसे आपके एग्ज़ाम में आता है, बट इनकी जो आलोचनाएं थोड़ी सी उनको देखना। और निबंध में जो नाम है जैसे कवि और कविता, ये काफ़ी फेमस इनका निबंध रहा है, कवि और कविता, और कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र की बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में हुआ है उन्नाव जिले में, ठीक है। भारत उत्तर प्रदेश का ही पड़ता है। इनके बारे में दिया है, इनकी मृत्यु कब हुई, 1894 में हो गई, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं के बारे में बात करें तो कविताओं में इनकी प्रेम पुष्पावली और मन की लहर, ये दो कविताएं जो है वो इनकी काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी मतलब आती हैं। बाकी सबको एक बार आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना आप ही लोगों को है। हरियोध सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, इनके बारे में एक प्रश्न फेमस है जिसे आपको नोट डाउन करना है। इनका नाम हरियोध के रूप में ज़्यादा आता है, तो कई बार आपसे प्रश्न आता है कि हरियोध का पूरा नाम क्या है, तो इसलिए इनका पूरा नाम आपको ध्यान में रखना होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक। इनकी कविताओं के और इन सब चीज़ के बारे में जब भी नाम आता है तो हरियोध ही लिखा हुआ आता है। इसमें आपको इनकी कविता में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है, प्रिय प्रवास तो है ही, साथ ही साथ वैदेही वनवास, वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास, ये काफ़ी आते हैं, इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद उपन्यास इनका ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, दोनों ही लगभग आया है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी सबको एक बार पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो 30 जनवरी 1890 को इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु की बात करें तो 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हो गई है। बाकी सारी चीज़ों को एक बार पढ़ना है। इन्हें काफ़ी सारी, कहते हैं ना जो कवि होते हैं उनको कई सारी भाषाओं का ज्ञान होता है, ठीक है। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में जो महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। और देखो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की रचना दी है उर्वशी, ये कविता है। उर्वशी जो है ये हमारे दो कवियों ने लिखी है, अलग अलग दोनों की आती हैं, तो जयशंकर प्रसाद ने कविता लिखी है, ये बात ध्यान रखिएगा। उपन्यास इनका कंकाल और तितली, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इरावती, और ये ऐसे करके आता है कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, इस तरह से इसका आ जाता है। कहानियाँ इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कहानियाँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे आकाशदीप आपने पढ़ी भी होगी ये कहानी, पुरस्कार ये भी पढ़ी होगी, इंद्रजाल, आंधी, ये काफ़ी आपके एग्ज़ाम में पूछी भी गई हैं और आपने जब आप पढ़ते आए 9-10 से लेके अब तक तो ज़रूर आपने पढ़ी होगी, आती हैं ये कहानियाँ बीच में हमें पढ़ने के लिए। इसके बाद इनका जो नाटक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्रुव, स्वामिनी और स्कंद गुप्त, ठीक है, और चंद्रगुप्त, ठीक है, ये भी, ये तीन इनके नाटक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और यूपीएससी में भी आते हैं ये। इसके अलावा और बाकी सब चीज़ों को एक बार याद करना है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में बात करें तो निराला जी जो है वो हमारे 4 स्तंभों में से एक आते हैं ना, तो इनका भी पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाता है, उसे आपको ध्यान रखना है। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कविता है वो है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति कविता के बारे में आ जाता है कि इनकी मतलब इन्होंने अपनी बेटी की मृत्यु पर किस कविता को लिखा, या ये पूछ लिया जाता है कि सरोज स्मृति किसके लिए लिखी गई है, तो इनकी बेटी की मृत्यु हुई थी, उस पर इन्होंने उस कविता को लिखा था। राम की शक्ति पूजा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कविता है, और कुकुरमुत्ता ये भी इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कविता है, याद रख लेना है इन सारी इनको, ठीक है, यहाँ से एग्जाम में आता है, पूछा जाता है इसमें।
उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में इनके बाकी सबको एक बार पढ़ना तो है ही, लेकिन ये अप्सरा और काले कारनामे ये कई बार पूछा हुआ है, प्रश्न आता है। कहानियाँ लिली एक अच्छी इनकी कहानी है, ये पूछा जाता है, बाकी सबको एक बार याद कर लेना। आलोचनाएं भी आप इनको एक बार याद कर लेना, ठीक है। महादेवी वर्मा की बात करें, महादेवी वर्मा कवित्री, इतने सारे कवियों में एक कवित्री यहाँ पर, और ये भी हमारे जो छायावाद के 4 स्तंभ हैं उनमें से एक कवित्री हैं महादेवी वर्मा। कविता अगर इनकी देखें तो इनकी निहार, रश्मि, नीरजा व संध्या गीत, ठीक है। और इन सभी का संकलन यामा नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसे पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। बाकी इनका संस्मरण है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आ जाता है कई बार। आगे बात करें हम सुमित्रानंदन पंत की, तो सुमित्रानंदन पंत भी छायावाद के 4 स्तंभ में से एक कवि हैं, ठीक है। पंत के नाम से हमने पढ़ा था तब। तो सुमित्रानंदन पंत, इनके बारे में भी अगर हम इनकी कविताओं की बात करें कि कौन कौन सी हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखनी है, देखो जिनको मैं निशान लगवा रही हूँ या जिनके बारे में बोल रही हूँ, सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो इनकी कविताओं में कला और बूढ़ा चांद ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। युगवाणी, पल्लवन, ठीक है, और स्वर्णधूलि, ये स्वर्णधूलि, युगवाणी, पल्लवन और ये कला और बूढ़ा चांद, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। उपन्यास है इनका हार, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी नाटक और कहानियाँ इनको एक बार पढ़ना है। इसके बाद अगले लेखक के पास चलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। दिनकर जी के बारे में जाने तो इनकी कविताएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, ठीक है, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं। फिर इनका नाटक है उर्वशी। देखो अभी इससे पहले जयशंकर प्रसाद के बारे में आया था उर्वशी, उर्वशी उनकी क्या थी, कविता। और ये जो दिनकर हैं इनका नाटक है ये नाटक है उर्वशी। तो इन दोनों में ना कन्फ्यूज़न होता है छात्रों को कि उर्वशी उनके में भी आया इनके में भी आया। तो याद रखना है जो दिनकर का है उर्वशी वो नाटक है, और जो उन्होंने लिखा है जयशंकर प्रसाद ने उनकी कविता है, ठीक है। निबंध में अगर हम बात करें तो इनके निबंध में अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और उजली आग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी तो सबको एक बार पढ़ना है। बात करेंगे हम अज्ञेय जी की। आपकी परीक्षा में पूछा जाता है अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय नाम आपको याद रखना होगा, इनके नाम से प्रश्न आ जाता है, ठीक है। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें, जैसे कविता, तो कविता में इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो कविता है असाध्य वीणा है। असाध्य वीणा, देखो असाध्य वीणा एक ऐसी कविता है जो अक्सर लोग इस कविता के बारे में कहते हैं कि समझ ही नहीं आता इन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं। तो देखो इनकी असाध्य वीणा को समझने के लिए ना अलग ही बुद्धि चाहिए, बिल्कुल एक अलग ही दृष्टिकोण चाहिए, मतलब आम इंसान तो उसे समझ ही नहीं सकता। ये समझिए कि जैसे असाध्य वीणा की कहानी इन्होंने इस कविता में कही है कि उसे साधना इतना आसान नहीं है, ऐसे ही इनकी इस कविता को समझना भी उतना आसान नहीं है। तो बहुत अच्छी और बेहतरीन, जीवन को एक बहुत अच्छा संदेश देती हुई इनकी कविताएं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह आती है कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद इंद्रधनुष, देखो आधा आधा कट गया है, ये इंद्रधनुष है, ये इनकी कविता है ये। और इसके बाद हरी घास पर क्षण भर, ये इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद ठीक है, इतना ही याद करिए, मतलब इसमें से बाकी सबको एक बार पढ़ना है, याद इतना ही करना है आपको। उपन्यास की बात करें तो शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, याद रख लेना इनको। इसके बाद इनके कई सारे ना बहुत कुछ लिखा है। कहानी में एक बार पढ़ लेना, बाकी तो सारी चीज़ें। नाटक इनका उत्तर प्रियदर्शी है, एक बार पढ़ना, ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है।
और इनके निबंध की बात करें तो निबंध में भी इनके एक बार पढ़ने वाले हैं। संस्मरण स्मृति लेखा याद रख लेना। यात्रा वृत्तांत अरे यायावार रहेगा याद, और एक बूंद सहसा उछली, ये दोनों ही याद रख लेना। यात्रा वृत्तांत इनका अक्सर पूछ लिया जाता है। बात करें हम मुंशी प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद आपको पता ही है, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां अक्सर पूछी जाती हैं। कहानी के सम्राट किसको कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। ठीक है, ये आ जाता है एग्जाम में कभी कभी। अब मुंशी प्रेमचंद के बारे में देखिए, इनकी उपन्यास के बारे में बात करें, इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं रहती हैं, इसमें आपको लगभग सारी ही याद करनी होंगी। जब इनके उपन्यास की बात करें तो प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र, और वो भी कौन सा? अपूर्ण। अब इनके मतलब एग्जाम में आता है, सबसे ज्यादा तो गोदान के बारे में पूछा जाता है। सारे ही हैं, सारे महत्वपूर्ण है, एक भी छोड़ना नहीं है, सबको याद रखना, कोई सा भी आ सकता है। मंगलसूत्र के बारे में आ सकता है कि मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो कैसा रह गया? अधूरा रह गया, तो ये पूछा जा सकता है। अब इनकी कहानी की बात करें तो देखो, इनमें जो यहाँ जो कहानी इनकी रखी गई है वो कहानी सारी ही महत्वपूर्ण है। वैसे इन्होंने 150 के करीब कहानियां लिखी हैं, बहुत सारी। बूढ़ी काकी, ईदगाह, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, कफन, अलग ओझा, ठाकुर का कुआं, परमेश्वर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी कहानी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन कहानी है। आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी। अगर किसी ने नहीं पढ़ी या फिर काव्य का मतलब काव्य में आप इंटरेस्ट रखते हो, अगर थोड़ा सा भी आपका रुझान काव्य की तरफ है, तो प्रेमचंद की इन कहानियों को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारा समाज उस समय का किस तरह था, और आज भी बहुत प्रासंगिक हैं ये चीज़ें। नाटक इनके 3 नाटक आते हैं, करबला, संग्राम और प्रेम की बेदी। नाटक इनके इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, इनके उपन्यास और कहानियां ज़्यादा फेमस है। ठीक है, मोहन राकेश की बात करें, मोहन राकेश, इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनके उपन्यास में अंधेरे बंद कमरे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इसके बाद अंधेरे बंद कमरे, यही काफ़ी बार पूछा गया है, बाकी सबको एक बार पढ़ना। कहानियों में अगर हम बात करें तो एक और जिंदगी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है, और ये भी कहा जाता है कि एक और जिंदगी मोहन राकेश की अपने जीवन की कहानी है, ऐसा कुछ कहा जाता है। लोग, आसपास के लोग बोलते हैं, मतलब इनको जानने वाले या इनके समय के लोग इस बात को कहते हैं। इसके बाद खोया हुआ शहर, ये इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक है, नाटक की बात करें तो नाटक में आषाढ़ का एक दिन, ये नाटक है। इसके बाद आधे अधूरे भी इनके अपने जीवन का ही नाटक है, ऐसा कहा जाता है, इन्होंने अपने जीवन की ही कहानी पर लिखा है। तो और उसके बाद इनकी एकांकी की बात करें तो प्यालियां टूटती हैं और अंडे के छिलके, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आखिरी चट्टान इनका यात्रा वृत्तांत काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आप लोगों ने 9th या 10th के आसपास में ये पढ़ा भी होगा, वहाँ पे पढ़ा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे जैनेन्द्र कुमार की। जैनेन्द्र कुमार की कविताओं के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में हम बात करें तो इनके जो उपन्यास हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास इनका मुक्तिबोध है। ठीक है, जैनेन्द्र का उपन्यास मुक्तिबोध। कहानी की बात करें तो अपना अपना भाग्य, काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है। एक कहानी है इनकी ध्रुव यात्रा, और एक है पाजेव। ये पाजेव इनकी व्यंग्यात्मक कहानी है, बहुत मतलब जिसे आप कह सकते हो कॉमेडी। ठीक है, इसके बाद बाकी सबको इनका एक साथ पढ़ लेना। यहाँ पे पुरुष की स्पेलिंग ठीक कर लो, पुरुष जो लिखा हुआ है र के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा आएगी, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, सही कर लो इसे। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार की जो रचनाएं हैं उन्हें देखते हैं। दुष्यंत कुमार के बारे में भी थोड़ा सा दिया है, इन सबको पढ़ लेना। जिन भी कवियों के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया है सबको याद रख लेना। ठीक है, आप लोगों को एग्जामिनर ने पता क्या समझा है, कंप्यूटर की 1 TB वाली हार्ड डिस्क के आपके अंदर बहुत कुछ सेव रह सकता है, इसलिए इतनी सारी चीज़ें दी हैं। तो
दुष्यंत कुमार की रचनाओं में हम बात करें, इनकी कविताएं हैं साए में धूप, ये महत्वपूर्ण का है ये इसकी कविता, ठीक है। और आवाज के घंटे, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। उपन्यास की बात करें तो दोहरी जिंदगी और आंगन में एक वृक्ष महत्वपूर्ण है। नाटक में और मसीहा मर गया, ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है इनका, दुष्यंत कुमार का। आगे बढ़ते हैं। सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका भी पूरा नाम पूछ लिया जाता है, नाम से संबंधित प्रश्न आता है। इनकी कविता जो महत्वपूर्ण है, खुंटियों पर टंगे लोग, ठीक है, तो खुंटियों पर टंगे लोग ये इनकी महत्वपूर्ण कविता है। और उसके बाद आती है जंगल का दर्द और गर्म हवाएं, ये इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण कविता है। उपन्यास में अगर हम बात करें तो उपन्यास में आता है इनका पागल कुत्तों का मसीहा और सोया हुआ जल। अच्छा ध्यान दीजिए, ये पागल कुत्तों का मसीहा ये कहानी है या उपन्यास, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि कहीं पे भी ये क्लियर नहीं हुआ है। ये अंधेरे पर अंधेरा, अब ये पता नहीं उपन्यास है या कहानियाँ हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है ये इनके द्वारा रची हुई कृति है। तो आ जाए एग्जाम में, खास करके ये आता है पागल कुत्तों का मसीहा की ये कृति किसकी लिखी हुई है, तो आपको ध्यान देना है कि ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लिखी हुई है। फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो इनकी रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो आता है मैला आंचल, आपने देखा होगा मैला आंचल। एक है इनका जुलूस और कितने चौराहे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इनका उपन्यास। बाकी इनकी कहानियों में अगर बात करें तो तीसरी कसम इनकी कहानी जो मतलब अच्छी है और जो एग्ज़ाम में आ जाती है, अच्छी का मतलब नहीं है, एग्ज़ाम में आ जाती है। बाकी सबको एक बार पढ़ लेना। लाल पान की बेगम ये भी आई है, और पंच लाइट, ये पंच लाइट काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो फणीश्वर नाथ में आपको ये पढ़ना है। हरिवंश राय बच्चन पढ़ना सबको है बच्चा, ये भी बात ध्यान रखना, पढ़ना सबको है लेकिन याद रख लेना इन सारी चीज़ों को बिल्कुल। सबसे पहले आपको बच्चन शब्द के पीछे का रहस्य बताते हैं। बच्चन शब्द के पीछे का रहस्य ये है कि जब ये छोटे थे तो इन बाल अवस्था में इनको सब लोग ना बच्चन कहते थे। बच्चन का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो बच्चा होता है, ठीक है। और बाद में इन्होंने क्या किया कि ये जैसे कहते हैं ना किसी का निकनेम रख लिया जाता है, तो इनका निकनेम था बचपन में, और जब ये मशहूर हुए तो इन्होंने अपने नाम के आगे ना बच्चन ही लगा लिया, हरिवंश राय। वैसे ही ये राय हैं, राय जो होते हैं ना, ठीक है, तो ये हरिवंश राय बच्चन हो गए। अब इन्होंने अपना टाइटल ही बना लिया है, एक तरह का क्या हो गया, एक तरह का वंश ही आगे बढ़ गया बच्चन के नाम से, तो ये देख सकते हो, ठीक है। इनकी कविताओं में बात करें तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये तीनों कविताएं इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी कविताओं में, ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर, ये आत्मकथा है इनकी, ठीक है। और इसमें यही है, ठीक है। हालांकि हरिवंश राय बच्चन की जो कविताएं आती हैं तो वो मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, ये तीन ही हैं जो बाकी बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण हैं, आती हैं इसमें। बात करेंगे हम धर्मवीर भारती की रचनाओं की। धर्मवीर भारती के बारे में, इनका अंधा युग काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपन्यास इनका गुनाहों का देवता, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहानी में गुल की बन्नो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी है ये, ठीक है। चांद और टूटे हुए लोग, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी है, इसे याद रख लीजिएगा। अब अंधा युग इनका नाटक भी आता है, इन दोनों में फिर से कंफ्यूजन है। अब ये नहीं कह सकते कि इनका नाटक है या कविता है, ठीक है। ये आप देखिए, याद कर लीजिएगा कि ये धर्मवीर भारती का है। इसके बाद इनकी एकांकी की बात करें तो सृष्टि का आखिरी आदमी, ये वाली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और नदी प्यासी थी, ये भी पूछ लिया जाता है। निबंध इनका जो महत्वपूर्ण है वो है ठेले पर हिमालय, ठीक है। अब ठेले पर हिमालय, कोई व्यक्ति ठेले पर बर्फ़ लेके जा रहा था, कवि की नज़र पड़ी, बस बना दिया, उस पर अपने विचार व्यक्त कर दिए कि मैंने ठेले पर हिमालय देखा, और अपनी ताना बाना बुन दिया। अच्छा है निबंध, अगर आप पढ़ना चाहें तो। दृष्टिकोण बदलता है। देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो हमारा काव्य है जो हम पढ़ते हैं, ये सारा काव्य हमें ना
तो हम बात करेंगे। अब आप लोग इन पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आपको बोरियत ज़रूर लग रही होगी, लेकिन आप अगर मेरी बात को एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलो आपको कुछ कहानी भी सुनाऊंगी, एक दो अगर आती है। जैसे अब आप बात करती हूँ आपको यहाँ पे उपन्यास में वृंदावन लाल वर्मा की रचना की बात कर रहे हैं। देखो आप लोगों ने मणिकर्णिका मूवी देखी होगी, आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट जगेगा आपको। मणिकर्णिका आपने मूवी देखी होगी। मूवी देखने के बाद आप में से कितने सारे छात्रों को लगा कि जो जो वहाँ पे हमारी हीरोइन हैं उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है या मूवी बड़ी अच्छी थी? आप में से कितने छात्रों ने देखी है और कितने छात्रों को वो कहानी बहुत अच्छी लगी, मुझे ये बताइए जल्दी से कमेंट करके कि कहानी बेहतर है, अच्छी एक्टिंग की गई है, या कहानी में कुछ मिसिंग लगा, या आपको बहुत बेहतरीन लगी। आप बताइए, मैंने आपसे कुछ सवाल पूछा है। देखी ही नहीं है मैम? अच्छा, देखो जिसने नहीं देखी है, अब मैं बताती हूँ यहाँ पर। जिसने देखी है यहाँ पे अच्छा आपको दोनों ही व्यू बताती हूँ, आपने देखी है कि नहीं देखी है। अब आप में से हो सकता है कि नहीं देखी, अगर देखी होती तो अब तक जवाब आ जाता जिसने भी देखा होता। आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोगों ने जैसे ये मूवी आई तो बहुत लोगों ने अच्छा अच्छा रिव्यू दिया कि अरे हमें तो पता ही नहीं है, हमारे इतिहास में ऐसी कोई महिला भी है या रानी लक्ष्मीबाई ऐसी थी। लेकिन जब मैंने मूवी देखी, मैं सच बताऊं, मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस चीज़ को लेकर कि रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर मूवी बनी है, और मैं काफ़ी दिन से इंतज़ार भी कर रही थी इस मूवी का। और मैं एक कहते हैं ना बिग फ़ैन हूँ लक्ष्मीबाई की। तो जब मूवी देखी, मूवी देखने के बाद ना मुझे सरदर्द हो गया। सरदर्द मुझे क्यों हुआ? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर को ही बदल दिया मैडम ने। अब हमने फिर उसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी ली कि कौन डायरेक्टर हैं, तो पता चला ये खुद ही डायरेक्टर थी। और इतना ज़्यादा बोलती हैं, इतना फालतू बोलती हैं। इनको ये देखा जाए कि एक समय के बाद ना, कभी कभी कहते हैं ना हिंदू धर्म के लोग ना सठिया जाते हैं, तो वैसे ही ना ये भी सठिया सी गई है थोड़ी सी। इतिहास पढ़ा नहीं, कुछ भी चीज़ों से कुछ भी, मतलब कहते हैं ना कहानी अगर आप देखेंगे, अगर आपने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में पढ़ा है और तब आप मणिकर्णिका देखेंगे तो सच में ही आपको सरदर्द हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं ये देखना कि हमारे हिंदुस्तान में कैसी वीरांगनाएं थी, तो आप ना ये पढ़िएगा, झांसी की रानी, वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, मार्केट में आपको बुक मिल जाएगी। कहानी इतने बेहतरीन तरीके से लिखी हुई है, और इनकी कहानी की शुरुआत में इन्होंने उपन्यास में ये बात लिखा है कि इसमें जो किताब में जो उन्होंने बातें करी हैं वो जो लोगों के बीच में प्रचलित, यानी उस समय झांसी की रानी के समय के जो लोग थे, अब कहते हैं ना कहानियाँ दादा से अपने पोतों को, फिर पोतों से अपने पोतों को जो सुनाई जाती हैं, तो किस्से कहानी जो ऐसे सुनाए जाते हैं, तो उन सब का संकलन उन्होंने किया था और तब जाके रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को लिखा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूवी में अगर आप देखें कि मूवी में लास्ट का सीन इतना बकवास दिखाया है कि सीन इस तरह से था कि जब रानी लक्ष्मीबाई ने हथियार उठा लिया था अंग्रेजों के खिलाफ, तो आप इस बात को जानते हैं कि आज के दौर में ही अगर कोई महिला आगे बढ़ जाती है तो कितने लोग उसको गिराने की कोशिश करते हैं। और ये तो उस समय 1857 का दौर था। 1857 में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई महिला हथियार उठाएगी, और वो भी अंग्रेजों के खिलाफ। और वो अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ न केवल हथियार उठाएगी, बल्कि ऐसा भूचाल मचा देगी कि लोग जो मतलब पुरुष हैं, पुरुष उसके पीछे चलेंगे। तो अंग्रेजों के लिए ये बहुत बड़ा मतलब एक कहते हैं ना कि परेशानी का सबक बन गया था कि अगर हिंदुस्तान की महिलाओं ने भी तलवार उठाना शुरू कर दिया, फिर तो हम यहाँ पर जी नहीं पाएंगे, हम रह नहीं पाएंगे। तो उन्होंने ये निकाल दिया था कि रानी लक्ष्मीबाई को के बारे में जो पता चले, ये से पकड़ो जिंदा या मुर्दा, मतलब जिंदा या मुर्दा, आप कैसे भी इसको पकड़ो। अगर ये मुर्दा भी पकड़े गए तो इसके सिर को यहाँ पे लटकाएंगे, हाथ को यहाँ लटकाएंगे, पैर को यहाँ लटकाएंगे, ऐसी उन्होंने घोषणा कर दी थी। तो ये कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने ये कसम खाई थी कि मैं जीते जी क्या, मरने के बाद अंग्रेजों को मेरी डेड बॉडी भी नहीं मिलनी चाहिए। तो कहते हैं कि जब लास्ट में रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते और चारों तरफ से जब अंग्रेजों से घिर गई, तो इनके साथ जो 2-3 इनके विश्वसनीय लोग थे,
उनसे इन्होंने कहा कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, और अगर मैं मर गई और अंग्रेज इस बात में कामयाब हो गए कि मेरी डेड बॉडी को भी काट के और कहीं लटका दिया, तो मेरी जो पूरे जीवन की जो एक मतलब मैंने अपना जीवन जो समर्पित किया है देशभक्ति के लिए, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपने शरीर को लास्ट मोमेंट के, मैं जैसे ही अब मैं मरने वाली हूँ और मेरे शरीर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जला देना या कहीं नदी में बहा देना, अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। और ये कहते हैं कि लास्ट में उन्होंने अंतिम सांस लिया और उनके जो अंतिम और लोग थे तो उन्होंने उनकी जो लाश है उसे किसी मंदिर के पास में जलाया, और अंग्रेज जब तक पहुंचे तब तक उनकी लाश जल चुकी थी, और अंग्रेजों ने उनकी चिता को भी कुरेद के देखा था कि कुछ ऐसा हिस्सा बच जाए या नहीं, ऐसा कहा जाता है। अब आप ये देख सकते हो कि और उन्होंने क्या दिखाया, बस ऐसे ही लास्ट में कुछ, मतलब आप अगर अंत देखेंगे मूवी का तो आपका मूड खराब हो जाएगा कि क्या इन्होंने बना दिया है, मतलब कुछ दिखाया ही नहीं कि लक्ष्मीबाई क्या थी या कैसे थी, अपनी तरफ से कहानियां चेंज कर दी हैं। ठीक है, चलो। और आजकल ऐसे देखेंगे, आपने एक सीरियल देखा होगा, झांसी की रानी पे एक सीरियल बना हुआ है, वो सीरियल को तो देख कर ना दिमाग खराब हो जाता है कि कैसे, और मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि लोग देख कैसे लेते हैं और उसका सपोर्ट कैसे कर लेते हैं, और हमारा सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है, सिर्फ बस चाय पीने के लिए है सेंसर बोर्ड वाले। तो खैर चलो, ये मुद्दा नहीं है, बाद में बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप हमारे इतिहास को जानना चाहते हैं तो जो हमारा ये इतिहास में जो साहित्य लिखा हुआ है ना, आप इनको पढ़िए, आज का साहित्य मत देखिए। फिर मैं आपको एक बात कहती हूँ, आप में से किसी छात्र ने पूछा था कि मैम कैसे आज का साहित्य हमारा खराब है और पुराना है। आप जब पहले आप इन सारे साहित्य को पढ़िए अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो, और फिर उसके बाद आज के दौर से आप उसकी तुलना करिए, आपको अपने आप फर्क समझ में आएगा। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण है उपन्यास, वो मृगनयनी, झांसी की रानी, ये इम्पोर्टेंट है, और अहिल्याबाई। अहिल्याबाई भी ऐसे ही झांसी की रानी के जैसी ही हमारे देश में एक वीरांगना रही हैं, जिनके पति की मृत्यु हो गई और बाद में उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की, और ये मुगल काल की थी, ये तो उस टाइम पे, यानी लक्ष्मीबाई से भी पहले की थी ये। उस पे भी इन्होंने लिखा है। कविताओं में नागार्जुन की देखें, बाबा नागार्जुन की सबसे फेमस जो कविता है वो आती है शासन की बंदूक, और ये शासन की बंदूक जो कविता है, ये उस समय जब इमरजेंसी लगी थी ना, उस टाइम की कहानी, मतलब कविताएं हैं, उस समय दी गई थी। महत्वपूर्ण है युगधारा, और इसमें इसके साथ साथ रत्नगर्भा और हरिजन गाथा, ये महत्वपूर्ण है। इनके उपन्यास की बात करें तो रतिनाथ की चाची, बस एक ही है, बाकी सबको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना की बात करें, मुक्ति बोध के नाम से फेमस है, इनके नाम के बारे में प्रश्न आ जाता है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये इनकी कविता है, महत्वपूर्ण है। और बाकी उसके बाद सब चीज़ एक बार पढ़ना है। इनके निबंध में एक दो निबंध इनका महत्वपूर्ण है। नई कविता का आत्म संघर्ष, ये महत्वपूर्ण है, पढ़ने लायक है। जो काव्य लिखना चाहते हैं उन्हें पढ़ना चाहिए, जो आगे देखना चाहते हैं ना। और देखो, अगर आप एक काव्य के बारे में जानना चाहते हैं कि काव्य रियल में होता कैसा है, तो जो आलोचनाएं और निबंध हैं ना कवियों के, लेखकों के, आप उनको पढ़िए, ठीक है। बाकी सबको एक बार पढ़ लेना। भगवती चरण वर्मा की रचना में सबसे ये पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यास है इनका, चित्रलेखा। एक बड़ी अच्छी मतलब अच्छा उपन्यास है। और अगर आप इसकी कहानी देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर देख सकते हैं, चित्रलेखा के नाम से ही मूवी है, उस समय शुरुआत में बनाई हुई है, बहुत पुरानी मूवी है, तो बहुत बढ़िया मूवी है। उसी में वो सेम टू सेम है जैसा उपन्यास है, आप देख सकते हैं। भूले बिसरे चित्र और टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये इम्पोर्टेंट है इनका, ठीक है, काफ़ी। और एकांकी में इनका आता है सबसे बड़ा आदमी, इसको, ये महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, याद रखना है इनको। मन्नू भंडारी की रचनाओं की बात करें तो इसमें जो आपको याद रखना है, देखो पढ़ना सबको एक बार है, मैं फिर वही कह रही हूँ, पढ़ना सबको एक बार है, सबको ध्यान में रखना, पर लेकिन याद बिल्कुल रखना है दिमाग में, वो ये है जो मैं बता रही हूँ। महाभोज, आपका बंटी, ये उपन्यास
मन्नू भंडारी का काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहानी में इनकी यही सच है, ये आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी कहानी है, मैंने पढ़ी है, ये आती भी है 9th-10th में आती है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब मुझे नहीं पता कितने छात्र मेरे जो मुझे देख रहे हैं लड़के हैं या कितने छात्र लड़की हैं, तो मैं मान के कॉमन ही मान के चलती हूँ। आप अपने जीवन में जैसे कभी प्यार करते हैं और एक कुछ लोग कहते हैं कि जो प्यार है वो पहली बार होता है, एक बार ही होता है, फिर दोबारा कभी नहीं होता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, प्यार 2 बार होता है, 3 बार होता है, 4 बार होता है। यानी अगर जो हमसे प्यार नहीं करता, अगर वो हमारे पास नहीं है तो हमें दूसरा मौका मिल रहा है तो हम तब भी कर लेते हैं। सबके अलग अलग विचार होते हैं। बट ये जो कहानी है, यही सच है। ये आपको ये बताएगी, जिंदगी का यथार्थ बताएगी कि सच में ये बात बिल्कुल सच है कि प्यार हमें जीवन में एक ही बार होता है, और वो जो प्यार होता है ना, वो हमको 17-18 साल की उम्र से लेके 20-22 साल की उम्र तक ही होता है। इस उम्र में कोई एक होता है जो हमारे जीवन में आता है, और वो हमारे जीवन में चाहे, अब इसमें दोनों चीज़ें हैं, चाहे वो 1 महीने के लिए आए या 1 साल के लिए आए, वो हमारे लाइफ में ऐसे आता है कि हमारे कहीं ना कहीं हमारे दिल के कोने में वो अपने लिए एक जगह बना देता है और फिर वो चला जाता है। 99.99% लोगों का जो पहला प्यार होता है वो जीवन में कभी नहीं मिलता। अब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार या 5वीं बार या 10वीं बार जो होता है वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, समझौता। लाइफ में सिर्फ समझौता होता है, क्योंकि हमें किसी साथी की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, इस जीवन में आगे चलने के लिए, तो हम समझौता करते हैं, हर बार हम बार बार करते हैं। ये कहानी ये बताती है कि भले ही आपने जो समझौता किया हुआ है वो कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो, अगर आपको लाइफ में अपने पहले प्यार के पास जाने का मौका अगर मिल जाए तो आप 1 सेकंड नहीं लगाएंगे अपने समझौते वाले प्यार को तोड़ने में। ये कहानी आपको वही दिखाती है। देखो, इंटरेस्ट मैंने जगा दिया, आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हो ये, ठीक है। मन्नू भंडारी की कहानी है। तो और हालांकि इसको आप अगर मूवी में देखना चाहते हो तो ये मूवी में भी है, रजनीगंधा के फूल करके, नहीं रजनीगंधा, शायद रजनीगंधा के नाम से मूवी है, सेम टू सेम बनी है। जैसे इसमें ये उपन्यास मतलब कहानी है, उस कहानी पे ही वो बनाया गया है, बताया गया है, तो आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे यही सच इनकी महत्वपूर्ण है, एक महाभोज और आपका बंटी, ये 3 इनकी याद कर लेना। बात करेंगे राहुल सांकृत्यायन की। तो इनकी रचनाओं में अगर हम देखें तो इनकी रचनाओं में शैतान की आंखें और सिंह सेनापति ये काफ़ी है, और सतीम के बच्चे नहीं है, यतीम के बच्चे हैं, यतीम के बच्चे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, यतीम के बच्चे। और आत्मकथा में इनकी मेरी जीवन यात्रा, ये इनकी आत्मकथा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी इनकी जो महत्वपूर्ण हैं वो इनके यात्रा वृत्तांत हैं, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और ये फेमस भी हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है, इनको पढ़ना है। कमलेश्वर की रचना की बात करें तो कमलेश्वर की रचना में अगर हम देखें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, समुद्र में खोया हुआ आदमी, तीसरा आदमी, एक और चंद्रकांता और कितने पाकिस्तान, ये उपन्यास काफ़ी सारे में ये महत्वपूर्ण है। कहानी में अगर देखें, एक रुकी हुई जिंदगी, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जो तीसरा आदमी है कहानी उपन्यास, इसके ऊपर मूवी बनी है, मैं, मेरी पत्नी और वो, ये वाली नहीं जो करंट वाली, पुरानी वाली, वो वही कहानी है, ठीक है। तो ये तीसरा आदमी या मूवी में जो वो कहा गया है वो कुछ नहीं है, वो शक है, शक, ठीक है। तो आप देखेंगे कहानी को, अगर मूवी से देख सकते हैं या उपन्यास पढ़ सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। अब बात करते हैं यहाँ पर उपेंद्र नाथ अश्क की रचना की। इनके उपन्यास में सबसे महत्वपूर्ण एक शहर में घूमता आईना, बड़ी बड़ी आंखें। कहानियों में बात करें तो कहानी एक बार पढ़ लेना सब, ठीक है। नाटक में बात करें तो नाटक में इनके सभी नाटक लगभग एक बार पढ़ लेना, कोई खास इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक ये
इनके उपन्यास में गिरती दीवारें और शहर में घूमता आईना, ये ज़्यादा ये आया है, पूछा हुआ है। और बाकी एकांकी भी इनकी एक बार पढ़ने लायक हैं, बाकी सारी चीज़ एक बार पढ़ के छोड़ देना, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यशपाल की रचनाओं के बारे में बात करें, दिव्या इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यास है, याद रख लेना, बिल्कुल आ जाता है, ठीक है, परीक्षा में। झूठा सच ये भी आ जाता है। कहानियों की बात करें तो देखो, अब मैं ना आप लोगों को जल्दी से बता देती हूँ। अब इसको ना एक और ट्रिक आपको बताती हूँ, याद करने का तरीका बताऊंगी कि कैसे इन सबको याद करेंगे। अब ये तो दिखा दिया कि इतना सारा है, आपको याद कैसे करना है वो भी तरीका मैं आपको बताती हूँ, ताकि कम याद करके ज़्यादा नंबर मिलने का तरीका क्या है। इसमें यशपाल की ये दो चीज़ें, दिव्या और झूठा सच, ये ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करें भीष्म साहनी की रचनाओं की। भीष्म साहनी की रचनाओं में यहाँ पे चीफ की दावत कहानी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके बारे में कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि चीफ की दावत मुंशी प्रेमचंद की किस कहानी से मिलती जुलती है, तो बूढ़ी काकी, ठीक है, ऐसे आता है, प्रश्न आ जाता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यही। हरिशंकर परसाई की रचनाओं की बात करें तो रानी नागमती की कहानी, ये इनका उपन्यास है महत्वपूर्ण। कहानी में भोला राम का जीव, कॉमेडी कहानी है, सरकारी जो भ्रष्टाचार है उस पर बहुत बड़ा कटाक्ष किया गया है, मस्त एकदम, कहते हैं ना मस्त कहानी है, मज़ा आ जाएगा पढ़ के, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, ये पढ़ सकते हो इसको। निबंध इनका इसमें आता है निठल्ले की डायरी, ये अच्छा है, बाकी सब एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे नहीं पढ़ना, देखो पढ़ने का मतलब ऐसे नहीं पढ़ना कि आपको इन सबको खोज के इनकी कहानियां पढ़नी है। आपको पढ़ना क्या है वो समझ लो। आपको पढ़ना ये है कि जैसे मान लो कि राजेंद्र प्रसाद, मतलब राजेंद्र यादव हैं, इन्होंने क्या क्या लिखा है, कहानी में क्या लिखा, जैसे जहाँ लक्ष्मी कैद है या प्रतीक्षा, छोटे छोटे ताजमहल, ऐसे पढ़ना है कि इनकी कौन कौन सी कहानी है, ये पढ़ना। ऐसे नहीं पढ़ना कि कभी आप इन सबको के सबको उठा के पढ़ना है। वो पढ़ने वाली चीज़ आपका इंटरेस्ट है, अगर आपके पास फुर्सत है, आपके पास समय है और आपको लगता है नहीं मैं तो पढ़ना चाहता हूँ इन कहानियों को, तब पढ़ना है वो सारी चीज़ें। वो एग्जाम में नहीं आएंगी, ये नाम पूछा जाता है। अभी अभी मेरे दिमाग में आया कि शायद आप में से किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये सारी कहानियाँ हमको पढ़नी है, सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, है ना, सिर्फ नाम याद रखने हैं। चलो, इसके बाद मार्कंडे की कहानी में तो इनको एक बार पढ़ के छोड़ देना। लक्ष्मी नारायण लाल की रचनाओं में कोई ख़ास नहीं है। अंधा कुआं नाटक है इनका, एक दो बार पूछा हुआ है। और उसके बाद रामचंद्र शुक्ल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट में इनका क्या इम्पोर्टेंट है, इनकी आलोचनाएं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने ना केवल और केवल इनको साहित्य को पढ़ा और आलोचनाएं करी है। और निबंध में इनका चिंतामणि, इसके 4 संकलन है, ये पूछा जाता है चिंतामणि किसकी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको याद रख लेना। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में उपन्यास में अर्धनारीश्वर, ये इम्पोर्टेंट है। नाटक में समाधि, ठीक है। और जीवनी में आवारा मसीहा के बारे में पूछा जाता है कि ये किसकी जीवनी है, तो बंगला के साहित्यकार शरद चंद्र की जीवनी है, ये आ जाता है, इसको याद रख लेना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब पांडे बेचन शर्मा उग्र की बात करें तो इनके उपन्यास में जो महत्वपूर्ण है, उपन्यास इतना खास महत्वपूर्ण नहीं है, कहानी में चिंगारियाँ और शैतान मंडली और निर्लजा, तो निर्लजा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाटक, एकांकी और इनकी आत्मकथा एक बार पढ़ लेना। कृष्णा सोबती की रचनाओं की बात करें, इनके उपन्यास में जो दिया हुआ है सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहानी इनकी बादलों के घेरे, यह आता है। निर्मल वर्मा की रचनाओं में बात करें तो इनके उपन्यास में वे दिन, लाल टीन की छत, ठीक है। और कहानी में परिंदे,
कहानी में पहला जो दिया है परिंदे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछ लिया जाता है, कई बार आया है ये। और इसके अलावा एक बार पढ़ लेना। उषा प्रेमवदा की रचना की बात करें तो इसमें जो महत्वपूर्ण है रुकोगी नहीं राधिका, ये पूछा गया है। और इनकी कहानी है जिंदगी और गुलाब के फूल, ठीक है, जिंदगी और गुलाब के फूल और मछलियाँ, ये इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, इनको याद रखना है आप लोगों को। नरेश मेहता की रचना, इसके बारे में बात करें तो इनकी यात्रा वृत्तांत, कितना अकेला आकाश और नाटक में सुबह के घंटे और उलझन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये याद कर लेना। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना कि कुछ आधुनिक काल की कुछ अन्य रचनाएं दी हैं। अब इनमें भी ये जो यहाँ पे कुछ रचनाएं दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे दिया है, इन रचनाओं को भी कि कविताएं किसने कौन कौन सी लिखी, जो महत्वपूर्ण कविताएं आपके एग्जाम में आती हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं, तो एक बार इन सबको भी पढ़ लेना, ठीक है, इन सबको। इसके बाद आगे कुछ उपन्यास हैं, जैसे यहाँ पे लाल श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यास है आपका। जैसे देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता, बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपन्यास है, अंडरलाइन कर लो इसको, ये पूछा जाता है चंद्रकांता। चंद्रकांता के बारे में ये भी पूछा जाता है कि यह मतलब जादुई या तिलिस्मी दुनिया का उपन्यास निम्न में से कौन सा है, तो चंद्रकांता है। चंद्रकांता में जादू टोना इन सब चीज़ों की बातें ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे प्रश्न आता है। दूसरा शरत चंद्र का देवदास, अब आपको पता ही है शरत चंद्र का देवदास उपन्यास, जो इस पे तो मूवी भी बनी हुई है ना, तो इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में पूछा जाता है ये, तो इन सबको एक बार पढ़ना है ऐसे ही। इसमें इलाचंद जोशी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सन्यासी उपन्यास, ठीक है। और सन्यासी उपन्यास अगर आप जीवन में पढ़ें भी तो आपको पता चलेगा, इसमें पुरुष के मन के बारे में पता चलता है, पुरुष का मन कितना चंचल होता है और कैसे परिवर्तन होता है उसके बारे में बताया गया है सन्यासी। आगे इसमें सबको एक बार पढ़ना है। कहानी है, कुछ कहानी जैसे ईशा अल्लाह खां की कहानी, रानी केतकी की कहानी, हिंदी कहानियों की सबसे पहली कहानी मानी जाती है। इस तरह से आपको ये पढ़ना है, एक बार इनको पढ़ लेना कहानी के बाद। फिर नाटक में भी एक बार पढ़ना है, कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, इम्पोर्टेंट हैं। एकांकी भी यहाँ पे दी हुई हैं इसी तरह से, जो इम्पोर्टेंट हैं अलग, मतलब ये ऐसी हैं कि जैसे किसी ने लिखी है और एक दो ही रचनाएं हैं वो सामने दी हुई हैं इस तरह से, ठीक है। इन सब के बाद निबंध बात करेंगे आगे, इनकी ये आत्मकथा और फिर जीवनी किसकी क्या है, ये सारी चीज़ें इनको एक बार सबको पढ़ना है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इतना सारा हम कैसे याद करेंगे, जैसे यात्रा वृत्तांत दिया हुआ है कुछ, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप ध्यान दो, जो लोग आप में से एमपी की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान दें छात्र। मुख्य पत्र पत्रिकाएं, उन्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एग्जाम में आ जाता है, मुख्य पत्र पत्रिकाओं के बारे में पढ़ना है, एक दो प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं, लास्ट पेपर में भी आया था, ठीक है। इसके बाद ये काफ़ी सारे दे दिए जितने भी होते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ना इन सारी चीज़ों को पढ़ना कैसे। शुरुआत अपनी रफ कॉपी पे ना ABCD डाल दो, ABCD। सबसे पहले A नंबर पे आपको इनमें से क्या पढ़ना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले पढ़ने हैं आपको पुरस्कार। देखो यहाँ पे पुरस्कार दिए ना, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको पुरस्कार पढ़ना है। और देखो ये जो आपका ये पुरस्कार वाला ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन को ना मैं अपडेट कर दूंगी कल की क्लास में या परसों की क्लास में, आपको नया नोट्स दे दूंगी, उसमें नया अपडेट आ गया है। और भी जो इस वर्ष के पिछले वर्ष के जो मिले हैं वो आपके आ जाएंगे, तो आप वो ले लेना, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ना ये है कि जितना भी साहित्य की जितने भी चीज़ें अभी तक देखी, इसमें प्रश्न करने के लिए आपको करने हैं हिंदी साहित्य के केवल और केवल प्रश्न। आपको हिंदी साहित्य से मतलब नहीं है, सिर्फ उसमें आने वाले प्रश्न करने हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले ना पुरस्कार में पढ़ना क्या कि ये रचना है,
और रचना के आगे जैसे ये काव्य लिखा है, काव्य का मतलब है कविता, ठीक है। अब जैसे उपन्यास लिखा है, जीवनी लिखा है, तो इनका मतलब ये है कि ये है क्या, ठीक। इसको लिखने वाला कवि कौन है वो यहाँ सामने दिया है, तो आपको यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। ये सारे जो हैं साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिले हुए हैं, तो ये आपको ये दिमाग में रखना है कि जिन जो हमारी रचनाएं पुरस्कृत हैं, जिनको पुरस्कार मिल चुका है, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इनको सारा रट लेना, जितने भी दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे दो चट्टाने, मुक्ति बोध, अमृत और विष, यह अमृतलाल का दिया है, या आंगन के पार द्वारी कविता अज्ञेय जी की दी है, ठीक है। इन सबको आपको क्या करना है? रट लेना है बिल्कुल। अब इसमें आपका अगला उपन्यास भी अगला पुरस्कार भी आ जाता है, जैसे जिनको व्यास सम्मान मिला हुआ है वो रचनाएं भी आपको रट लेनी है, ठीक है। तो पहले नंबर पर, ए नंबर पर, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, सम्मानित किया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से, वो सारी रचनाएं, तो ये हो गई इंपॉर्टेंट, ये तो एग्जाम में आ ही सकती है। तो ए नंबर पे, मतलब ए पे सबसे पहले आप क्या याद करेंगे? पुरस्कार वाली रचनाओं को, ठीक है। बी नंबर पे, बी ऑप्शन पे आप लिखिए रचना एवं रचनाकार, जो जीवनी मैंने दी है जीवनी के साथ वहां पे, तो बी ऑप्शन पे आपको जाना है उनकी जीवनी, तो वहां जाके उन जिनकी जीवनी दी है उनको पढ़ना है। और सी ऑप्शन पे लिखना है, सी ऑप्शन पे आपको पढ़ना है जो प्रथम है, नहीं गलत बता दिया मैंने, बी ऑप्शन पे आपको जो हिंदी में प्रथम रचनाएं जो हमने देखा, बी ऑप्शन पे वो पढ़ना है। और सी ऑप्शन पे रचना एवं रचनाकार, उनकी जीवनी, ये पढ़ना है। और बाकी डी ऑप्शन पे उसके बाद जो बच जाता है। कहने का मतलब है अगर आपने ए ऑप्शन और बी ऑप्शन अगर पढ़ लिया तो आपको सी डी के पढ़ने की अगर छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए ऑप्शन अगर आप पूरी अच्छी तरह से याद कर लें, रट लें, तो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न जो हैं लगभग सभी हो जाते हैं, क्योंकि जिनको पुरस्कार मिला है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो फेमस हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनको याद कर लेना, ठीक है। अब हमारी जो क्लास है, मतलब यहाँ तक आज हम इसमें ही करेंगे, इसके आगे कल की क्लास में मैं आपको गद्यांश और पद्यांश कराऊंगी। तो अब मैडम की अगली क्लास का समय हो गया है, आगे भी क्लास मुझे देनी है, तो चलिए ठीक है, फिर मैं क्लास यहाँ पे बंद करती हूँ। हम लोग कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ।